हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। आज का अपना टॉपिक है द्विघात समीकरण का लेक्चर नंबर 8। देखिए, यदि आप 11th 12th 13th IIT JEE के स्टूडेंट हैं या फिर आप 8 9 10th के स्टूडेंट हैं और आगे IIT करना चाहते हैं या फिर आप मैथ्स लेना चाहते हैं, उसमें NDA नेवी एयरफोर्स ये कुछ करना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं कि अभी हम क्या कर सकते हैं, तो ये वीडियोस आपके लिए। तो देखिए, जीरो टू IIT हीरो, इसमें अपन बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक जाएंगे और इस वीडियो के साथ आपको एक DPP मिलेगा। अगर उसमें कोई डाउट हो या इस वीडियो में कोई डाउट आया हो तो उसके लिए नेक्स्ट डे 6:15 बजे फ्री लाइव क्लास होता है, जिसमें आप कोई भी डाउट अपना पूछ सकते हैं इस वीडियो या DPP से संबंधित। ठीक है, और IIT में बहुत क्वेश्चंस होते हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही स्पेशल चीज अपन कर रहे हैं यहाँ पे। क्या? वे ऑफ थिंकिंग, कि सोचें कैसे, कि अपने को कैसे वो दिमाग में क्वेश्चन आएगा या इतने क्वेश्चंस अपन कैसे एक साथ उनको हैंडल कर पाएंगे। तो वो सब चीजों के लिए ये वीडियोस बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति का क्या मतलब होता है कि वो मूल कैसे हैं, काल्पनिक है, वास्तविक है या समान है। ये होता है द्विघात मूलों के प्रकृति। अब ये अपने को निकालना है, तो ये सब चीजें किस पे डिपेंड करेंगी वो थोड़ा सा अपन देखते हैं। तो देखिए, पहली बात, यहां a नॉट इक्वल टू 0 जो होता है, पर यहां पे एक अलग चीज आया है। पहली बात तो इसका मीनिंग क्या है? ABC बिलोंग्स टू R। बिलोंग्स टू R क्या होता है? सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। और तो इसका मतलब होता है ABC क्या है? वास्तविक है, मतलब ABC यहाँ पे वास्तविक है। इसका पहले में अब तो मतलब ये होता है। इसके बाद में अब सुनो ध्यान से, अभी तक जो भी मैंने पढ़ा है आपको, मैंने क्या बोला? a नॉट इक्वल टू 0 और ABC अचर। अभी तक अपन क्या बोल रहे थे? a नॉट इक्वल टू 0 और ABC कैसे होने चाहिए थे? अचर। तो इसलिए अपन ने इस ऑर्डर में पढ़ा है, क्योंकि अभी तक ABC का वास्तविक होना जरूरी नहीं था। मतलब अभी तक जितने भी सूत्र पढ़े हैं अपन ने, वो वास्तविक संख्याओं के भी लिए लागू है, काल्पनिक संख्याओं में भी लगेंगे, मतलब वास्तविक काल्पनिक सब में लगेंगे वो। तो समीसर संख्या जो टॉपिक पढ़ेंगे अपन, कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके भी फॉर्मूले वही लगेंगे। क्लियर है क्या ये बात? ठीक है, तो अभी तक अपने पास ABC अचर थे, पर अब जो टॉपिक्स पढ़ेंगे अपन, मोस्टली जो भी अब टॉपिक आएंगे उसमें वास्तविक ABC कैसे होंगे? वास्तविक। तो उन चीजों को अपन करें, तो ये ध्यान रखना, यहाँ मूलों की प्रकृति में ABC क्या है? वास्तविक। अदरवाइज तुम D को कुछ भी कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात आती है प्रकृति होगी कैसे सर? तो देखो, मूल निकालना सीखे थे क्या अपन? द्विघात समीकरण का मूल क्या आए थे? -b प्लस माइनस अंडरूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। और इसका b² माइनस 4ac का नाम क्या होता है? b² माइनस 4ac का नाम दे देते हैं √d। देखो, d विवेचक या विविक्ति कर क्या होता है? d। अब पूरी मैथ्स का कंसेप्ट दे रहा हूं आपको। क्या? अगर कहीं पे भी अंडरूट के अंदर कोई चीज आ जाए, देखो यहाँ पे अंडरूट के अंदर कोई चीज आई है, d आई है क्या? पूरी मैथ्स में अगर अंडरूट के अंदर कोई चीज आएगी तो हमेशा 3 केस बनेंगे, चाहे वो सरल रेखा में आए, चाहे वो स्ट्रेट लाइन वर्थ, कहीं पे भी आए 3 केस होंगे ही होंगे। तो जहां पे भी अंडरूट में कुछ आपको दिख जाए तो 3 केस तो आने ही है। पहला, अगर अंडरूट के अंदर वाला पॉजिटिव हो गया तो इसका मान कैसा आएगा? वास्तविक। अगर D पॉजिटिव हुआ तो ये कैसा रहेगा? वास्तविक। क्यों? क्योंकि देखो, √4, √5, √9 इनके मान कैसे आते हैं? वास्तविक। अगर अंडरूट के अंदर वाला वास्तविक D पॉजिटिव है तो वास्तविक मान आएंगे। अगर ये तो वास्तविक, इसका मान वास्तविक आएगा। और यहां लिखा हुआ है B भी वास्तविक है, D भी वास्तविक, ये √D भी वास्तविक आ गया और 2a भी वास्तविक है। तो ये सबका प्लस माइनस करोगे तो क्या आएगा? वास्तविक। इसलिए ये मूल होंगे वास्तविक और भिन्न भिन्न। भिन्न क्यों होंगे? क्योंकि -b प्लस √d, एक में तो √d जुड़ेगा, मतलब ये दो मूल आए, -b प्लस √d/2a और एक है -b माइनस √d/2a। तो ये दो मूल आए। तो ये देखो, अगर d का वैल्यू कुछ आया तो ये b में कुछ जुड़ेगा, ये -b में कुछ जुड़ेगा, तो इसलिए अलग अलग है।
अब अगर डी जीरो हो गया तो, अगर डी जीरो हो गया तो देखो ये जीरो हो गया और ये भी जीरो हो गया, तो ये और ये मूल समान हो गए क्या, ये और ये मूल क्या हो गए, समान। और बी और ये तो वास्तविक है, इसलिए ये वास्तविक भी हो गए, समान और वास्तविक। अगर डी के रूट के अंदर वाला नेगेटिव हो गया, अगर रूट के अंदर वाला नेगेटिव हो गया तो उसको बोलते हैं अपन काल्पनिक। काल्पनिक कैसे, जैसे रूट में -1 आता है तो उसका मान आयोटा, ये काल्पनिक ही तो था, ये काल्पनिक ही तो था, तो इसलिए वो हो गया काल्पनिक। ये बात क्लियर है क्या। तो अगर डी नेगेटिव हो जाएगा तो काल्पनिक, इमेजिनरी रूट्स आ जाएंगे, ये बात तो क्लियर है। अब ये तो 3 कंडीशन हमेशा ही बनेगी, पर अब कोई ये बोल दे आपको, कोई ये बोल दे कि वास्तविक मूल होने की क्या प्रतिबंध होगा, वास्तविक मूल होने का क्या प्रतिबंध। तो देखो वास्तविक मूल यहां पे भी आ रहे थे, यहां पे भी आ रहे थे, दोनों में वास्तविक आ रहे थे, तो d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, d का मान 0 या 0 से बड़ा। क्यों, दोनों ही कंडीशन में मूल वास्तविक है, दोनों ही कंडीशन में मूल वास्तविक है, इसलिए d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये अब इतना थ्योरी तो अपने को एग्जैक्ट याद होना चाहिए। अच्छा 3 केस बनेंगे, ये और वास्तविक बोल दे तो d ग्रेटर, या ऐसा बोल दें कि मूल वास्तविक कब होंगे, तो d ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब इक्वल टू भी लेना पड़ेगा। और भाई अब ध्यान रखना, यहां पे अपने को एसएमई का, इनइक्वलिटी का यूज आएगा इन टॉपिक में, आगे जितने भी टॉपिक्स हैं, तो उसको आपको इस टॉपिक से पहले देख लेना चाहिए। एसएमई का बेसिक मैथ में आपको मिलेगा। तो ये बात तो क्लियर है यहां तक। तो ये और ये वास्तविक मूल होने का ये मतलब। अब थोड़ा सा समझते हैं ये वास्तविक काल्पनिक में डिफरेंस क्या होता है। तो वो देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, तो क्या एक्स स्क्वायर का मान -1 आता है कभी। तो अगर x वास्तविक होगा तो ऐसा कभी नहीं होगा। अगर x वास्तविक होगा, अगर x का मान वास्तविक है तो ये कभी नहीं होगा, क्योंकि वास्तविक संख्या का वर्ग, देखो वास्तविक है तो या तो वो पॉजिटिव संख्या होगी, या तो वो नेगेटिव, या तो ये 0। तो पॉजिटिव का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव का स्क्वायर भी क्या आता है, पॉजिटिव, और 0 का स्क्वायर 0। तो एक्स स्क्वायर -1 कभी आएगा नहीं। इसका मतलब x क्या है यहाँ पे, काल्पनिक। तो वास्तविक और काल्पनिक में ये, और एक ये जो प्रॉपर्टी है ना कि स्क्वायर हमेशा धनात्मक आता है। वास्तविक संख्या का वर्ग मैंने बता दिया है, अगर प्लस का वर्ग करेंगे तो प्लस, माइनस का वर्ग करेंगे तो भी प्लस। और तो एक चीज यहां से अब देख लो कि अगर अपने पास कोई वास्तविक संख्या है, अगर कोई अपने पास वास्तविक संख्या है तो उसका वर्ग हमेशा कैसे आएगा, धनात्मक। तो ये नोट डाल के लिख लो, नोट डाल के लिख लो, वास्तविक संख्या का वर्ग हमेशा धनात्मक, हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। ये लिख लो, 0 या 0 से बड़ा होगा। वास्तविक संख्या का वर्ग हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा। अब ये दे दे आपको, जैसे अभी यहाँ पे थोड़ा सा अपने को काम आएगा, तो ये दे दे, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 0, और साथ में ये दे दे कि एक्स वाई जेड और ये क्या है, वास्तविक है। तो 3 वास्तविक संख्याएं हैं, एक्स वाई और जेड, और इनके वर्गों का योग 0 है। तो अपने को पता है ना, ये देखो वास्तविक संख्या है तो ये 0 या 0 से बड़ी होगी, ये भी वास्तविक संख्या है तो 0 या 0 से बड़ी होगी, ये भी वास्तविक संख्या है तो 0 या 0 से बड़ी होगी। ये बात पता है क्या। अगर वास्तविक संख्या का वर्ग करें तो वो 0 या 0 से बड़ा आएगा। अब मुझे ये बताओ, इन तीनों का योग 0 कब आ सकता है, इन तीनों का योग 0 कब आ सकता है, मतलब 3 संख्याएं जो 0 या 0 से बड़ी हैं, तो तीनों का योग 0 कब होगा। तो तीनों का योग 0 तभी होगा जब x भी 0 रहा होगा, y भी 0 रहा होगा, और तथा z भी 0। क्यों, क्योंकि अगर कोई सा भी एक 0 नहीं हुआ, जैसे मान लो 1 का मान आपने 1 रख दिया, 1 का मान कितना रख दिया, 1 रख दिया, अगर आपने इसका मान 1 रख दिया तो इनको कुछ भी रख लो, ये कभी 0 नहीं आएगा। तो देखो ये कंसेप्ट है बहुत ही अमेजिंग, बहुत ज्यादा बार यूज करेंगे। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 0 है और एक्स वाई जेड वास्तविक संख्याएं हैं, तो ये तभी पॉसिबल है, ये केवल तभी पॉसिबल जब x0 y0 z0। क्यों ऐसा, क्योंकि वास्तविक संख्या का वर्ग हमेशा धनात्मक आएगा।
वास्तविक संख्या का वर्ग हमेशा धनात्मक आएगा। तो ये हमेशा याद रहना चाहिए अपने को कि ये, अब इसमें क्या होते हैं, काल्पनिक और वास्तविक में क्या पंगे होते हैं। अगर आपको केवल इतना सा दे देता, ये केवल इतना सा दे देता, अब ध्यान से सुनना, ये दे देता कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 0, और वास्तविक नहीं देता तो क्या फर्क होता, वास्तविक नहीं देता तो क्या फर्क होता। फिर तो देखो मैं ये बोल देता कि x को क्या रख दो सर आयोटा, और y को रख दो 1 और z को रख दो 0। तो देखो इसका मान कितना आएगा, आयोटा का स्क्वायर कितना होता है -1, ये +1, ये 0 बराबर 0। तो ये तो अब तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। तो मतलब तब जरूरी नहीं था, अगर अपने को वास्तविक नहीं दिया तो अपन ऐसा नहीं बोलेंगे x0 y0 z0। हाँ, अरे सर क्या बोल रहे हो, अच्छा बच्चे हैं क्या, चलो ठीक है ध्यान से सुनो। अगर अपने को दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 0 और एक्स वाई जेड वास्तविक है, तो फिर ये तभी संभव होगा जब x भी 0 हो, y भी 0 हो, z भी 0। क्योंकि एक का भी मान, अगर एक का भी मान 0 से बड़ा रख दिया, बाकी दो को 0 भी ले लिया, तो ये कभी 0 नहीं आएगा। मतलब तीनों के तीनों ही 0 होंगे। भाई तीन संख्याएं जिनका मान 0 या 0 से बड़ा है, तो उनका योग 0 कब आएगा, जब तीनों को आप 0 ले। तो ये भी 0, ये भी 0 तथा ये भी 0। अब मैंने क्या बोला कि अगर वो ये नहीं देता, अपने को केवल ये देता कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 0 है, तो क्या अपन फिर ये बोलते x0 y0 z0 ना। क्यों, क्योंकि काल्पनिक संख्याएं होती है ना, उनमें बहुत से ऐसे मान संभव हो जाएंगे। जैसे एक का एग्जांपल मैंने दिया, x का मान रखो आयोटा, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर, ये आयोटा जानते हैं ना भाई, आयोटा का स्क्वायर कितना होगा -1, आयोटा का स्क्वायर कितना होता है -1 होता है, इसलिए आयोटा रखा तो आयोटा का स्क्वायर -1 आ गया, ये +1 और ये 0, तो इसका सम भी 0 आ रहा है। इसका मतलब ध्यान रखना, अगर ऐसा दिया जाए कि वास्तविक है तब अपन बोल रहे हैं। और एक वास्तविक संख्या का वर्ग हमेशा धनात्मक, 0 या 0 से बड़ा होता है। इसको वैसे अऋणात्मक बोलते हैं। अगर आपने बेसिक में ध्यान से पढ़े हैं चीजें तो इसको अऋणात्मक, अगर कोई संख्या 0 या 0 से बड़ी होती है तो इसको अऋणात्मक बोलते हैं। अऋणात्मक मतलब ऋणात्मक नहीं है, अऋणात्मक, नॉन नेगेटिव, मतलब ऋणात्मक नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, या तो 0 या तो प्लस। ऐसे मत बोल देना ऋणात्मक नहीं है तो धनात्मक ना। अऋणात्मक का मतलब क्या है कि वो ऋणात्मक नहीं है, इसका मतलब वो या तो 0 होगी या तो प्लस होगी। तो ये बात भी याद रखना, अऋणात्मक को नॉन नेगेटिव बोलते हैं। तो थोड़ा सा ज्यादा हुआ है यहाँ पे, बाकी ये अपने अभी यूज आने वाला है, इसलिए अपने को जरूरी ये है कि ये याद है। तो बस याद इतना रखना, वास्तविक संख्या का वर्ग हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है। क्लियर है क्या ये बात। तो चलो अब ये डीवी याद हो ही गया होगा, वैसे 10th से भी याद है ये तो ना। हाँ, तो अब पहला क्वेश्चन है, ABC बिलोंग्स टू R है, तो सिद्ध करें कि समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। सिद्ध करना है तो इसमें बस वही कंसेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपको इस समीकरण के मूल वास्तविक सिद्ध करने हैं तो आप क्या करोगे, d का मान निकालोगे। इस समीकरण का d क्या आएगा, d आता है देखो b² - 4ac। अब देखो ऐसा दिमाग अपने को रखना चाहिए कि ABC सर इसमें ही आ गए, तो अपना जो सूत्र था उसमें अपन ने क्या कर दिया, बड़े वाले ABC ले लिए, b² - 4ac। मतलब यहाँ छोटा होता है पर अपन बड़ा वाला ले लो। अरे समझो बात को यार, कि अपन जो अपना d होता था उसमें होता था b² - 4ac, इसमें ही ABC आ गए, तो कोई कंफ्यूजन ना हो इसके लिए अपन ने बड़े वाले लिखे। अब बताओ इसमें b का मान क्या है, x का गुणांक, वो क्या है -2a, -4 इंटू a का मान 1 इंटू c, ये तीनों है क्या। देखो इसको तुलना कर लो भाई, a x² का गुणांक b, x का गुणांक c, बाकी बच गया वो, तो c की जगह ये रखा जाएगा। तो बोलो ये कितना, 4a² - 4a² प्लस 4b² प्लस 4c²। तो ये आ गया, देखो 4a से 4a कैंसिल हो गया, तो ये 4b² प्लस 4c², ये आया। आप देखो, अब देखो इससे लाइन का यूज होगा। ABC क्या है, वास्तविक है। ABC यहाँ पे क्या है, वास्तविक है। तो वास्तविक है तो देखो ये b का स्क्वायर पक्का 0 या 0 से बड़ा आएगा क्या, क्यों, 4b² 0, क्योंकि b और c वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या का वर्ग करेंगे तो या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा। ऐसे ये भी 0 या 0 से बड़ा गया,
ये भी 0। तो कुल मिला के इनका योग देखो ये भी 0 या 0 से बड़ा है, ये भी 0 या 0 से बड़ा है, तो इनका योग क्या आएगा 0 या 0 से बड़ा। तो D क्या आ गया आपका 0 या 0 से बड़ा। D क्या आ गया 0 या 0 से बड़ा। अगर D 0 या 0 से बड़ा होता है तो इसका क्या मतलब होता है, वास्तविक मोल क्या, यही होता है क्या, वास्तविक मोल। तो मतलब इसके वास्तविक मोल में यदि ये है तो इसके, तो यही सिद्ध करना था कि D 0 या 0 से बड़ा होगा। तो अगर अगर मूलों की प्रकृति देखनी है ना कि वास्तविक है, काल्पनिक है या फिर समान है, तो D निकाल लो। तो ये D निकाला। अब देखिए ये क्वेश्चन है, समीकरण x² माइनस लेमडा एक्स प्लस 2 लेमडा माइनस 3 0 लेमडा ज्ञात करें यदि मूल वास्तविक तथा समान। अगर समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान होते हैं तो क्या होता है, D बराबर 0। तो D का वैल्यू 0 पुट करो। D क्या है, क्या होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। अब D बराबर 0 तो ये आ गया। अब B का वैल्यू कितना है यहाँ पे देखो, B का वैल्यू, B क्या होता है x का गुणांक, तो B का वैल्यू है माइनस लेमडा, तो ये माइनस लेमडा का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी का मान देखो 2 लेमडा माइनस 3। तो इसको अपने को सोल्व करना है इस समीकरण को। अब देखो ध्यान से देखिए, ये आ जाएगा लेमडा स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 8 लेमडा और प्लस का ये कितना हो जाएगा 12। अब ये द्विघात समीकरण आ गई, इसको सरल करके अपन लेमडा के मान निकाल सकते हैं। तो सरल करें, अब इसके या तो द्विघात सूत्र लगा लो या आप गुणनखंड कर लो, तो कोई सही मेथड। तो लेमडा माइनस 2 और लेमडा माइनस 6 बराबर 0। तो इस टाइप से भी अपन कर सकते हैं। तो लेमडा का मान क्या आ गया 2 और 6। अगर लेमडा का मान 2 और 6 है तो ये क्या है, द्विघात समीकरण, इसके मूल वास्तविक और समान है। क्लियर क्या, तो ये ठीक है। अब इसी का दूसरा पार्ट एक और करना अपने को। तो परिमाण में समान तथा विपरीत चिन्ह, मतलब क्या है, x² माइनस लेमडा एक्स प्लस 2 लेमडा माइनस 3 इक्वल टू 0। इसके मूल कैसे आ गए, परिमाण में समान, मतलब दोनों बराबर है, तथा विपरीत चिन्ह, मतलब चिन्ह तो उनका विपरीत है और परिमाण दोनों का समान है। क्या कहना चाह रहे हैं कि एक मूल अगर 2 है तो दूसरा मूल कितना होगा -2। ये कहना चाह रहे हैं कि एक मूल 2 है तो दूसरा मूल क्या होगा -2। ये बात क्लियर है कि परिमाण दोनों का समान होगा, बस चिन्ह विपरीत होगा। ठीक है, तो ये कहना चाहते हैं। तो कंडीशन क्या लगाएं, मतलब अगर जनरल बात करें तो एक मोल अल्फा तो दूसरा मोल माइनस का अल्फा, कि अगर एक मोल अल्फा है तो दूसरा मोल माइनस का अल्फा। और ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। तो अब देखो यहां से क्या आएगा, मोलों का योग कितना आ जाएगा, मोलों का योग कितना आ जाएगा, इसको जोड़ो 0, और गुणा कितना आ जाएगा, गुणा कितना आएगा बताओ, माइनस अल्फा स्क्वायर। तो कंडीशन क्या लगानी चाहिए अपने को, अगर मूल परिमाण में समान और विपरीत चिन्ह, तो कंडीशन क्या लगानी चाहिए। तो कंडीशन ये है कि एक तो योग 0, गुणा पे क्या लिखे, गुणा पे ये लिख देंगे परिमाण में समान और विपरीत चिन्ह के हैं, तो पक्का ये ऋणात्मक है क्या, पक्का ये ऋणात्मक है क्या। भाई देखो अल्फा एक वास्तविक संख्या होगी, क्यों, क्योंकि इसने बोल दिया ना कि एक प्लस का है एक माइनस का, तो इसलिए ये जो मूल है ये क्या है, वास्तविक संख्या हुई अल्फा। तो इसलिए ये वास्तविक संख्या का स्क्वायर, अगर वास्तविक संख्या का स्क्वायर होता तो 0 या 0 से बड़ा, और 0 हो नहीं सकता, इसने बोला एक प्लस का एक माइनस का, तो ये 0 भी नहीं हो सकता। तो ये कुल मिला के मूलों का योग तो 0 आ जाएगा, और गुणा कैसा आ जाएगा, गुणा मूलों का जो गुणा है वो लेस देन 0 आ जाएगा क्या। देखो अल्फा स्क्वायर धनात्मक और इसकी पहले एक माइनस लगा दिया तो ऋणात्मक। तो एग्जैक्ट कंडीशन क्या होती है इस वाले का, कि योग 0 और गुणा धनात्मक, ये दोनों कंडीशन लगाना जरूरी है। कई बार अपन जल्दी में ये कंडीशन लगा देंगे, उससे अपना अधूरा आंसर आ जाएगा और गलत हो जाएगा। तो ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन के थ्रू मैंने कंसेप्ट बताया है। अगर मूलों का विपरीत चिन्ह का है तथा परिमाण समान है तो दो कंडीशन लगेंगी कि उनका योग 0 गुणा लेस देन 0। लेस देन 0 समझ में आ रहा होगा,
एक मोल प्लस का एक मोल माइनस का, तो उनका गुणा करो तो ऋणात्मक आएगा वो। तो गुणा ऋणात्मक और योग 0, तो इसके लिए लगाओ, इसके लिए मोलों का योग क्या होगा, माइनस का b बाई ए बराबर 0। तो बताइए माइनस का b का मान कितना है, माइनस लेमडा बाई 1 बराबर 0। तो दैट मीन्स लेमडा का मान 0 आ गया, यहां से आ रहा है लेमडा का मान 0। और यहां से गुणा बताओ c बाई ए लेस देन 0, तो c का मान है 2 लेमडा माइनस 3 बटे 1 लेस देन 0। तो मतलब ये क्या बोल रहा है, इसको उधर ले जाओ, एसएमई का है, ये सोल्व करना आता होगा, नहीं आता तो भाई देखो ये जैसे ये छोटे बड़े वाले चिन्ह होते हैं, इसको एसएमई का बोलते हैं। तो इसका चैप्टर आपको पहले देखना पड़ेगा एसएमई का। तो ये यहां से क्या आ गया, 2 लेमडा लेस देन 3, मतलब लेमडा लेस देन 3/2, लेमडा लेस देन 3/2। तो ये दो आए, ये तथा ये, इसने बोला लेमडा का मान 0 होना चाहिए, इसने बोला लेमडा 3/2 से छोटा होना चाहिए। तो यहां से लेमडा कितने मान आए, 1 मान आया, और ये क्या बोल रहा है कि जो भी मान आए वो 3/2 से छोटा होना चाहिए। तो बताओ ये 3/2 से छोटा है क्या, बिल्कुल है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा इसका, लेमडा बराबर 0। ये बात समझ में आ गया। देखो इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है, मतलब दोनों का उभयनिष्ठ भाग, ये बोला 0 होना चाहिए, ये 3/2 से छोटा, तो इनका उभयनिष्ठ भाग लेना है। तो देखो ऐसे भी बना सकते हैं, इसको यहाँ बनाओ, ये 3/2, तो इसने बोला 3/2 से छोटा होना चाहिए, और उसने बोला क्या होना चाहिए, 0 ही होना चाहिए, उसने बोला 0 ही होना चाहिए। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, 0। तो भाई क्लियर है ना कि ये दोनों संतुष्ट कर रहा है ना, 0 एक ऐसा नंबर है जो इसको और इसको दोनों को संतुष्ट कर रहा है। बाकी समझ में आ गया होगा कि लेमडा का वैल्यू क्या होगा, 0। तो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मूलों का योग 0 और मूलों का गुणा ऋणात्मक होना चाहिए, ठीक है। अभी मैं इस क्वेश्चन को उल्टा लिख देता तो वहीं खत्म। तो इसलिए ध्यान रखें वो चीजें कि बिल्कुल दोनों कंडीशन लगाना पड़ेगा। लेमडा ज्ञात करें यदि समीकरण के मूल अवास्तविक। अब अवास्तविक क्या होता है, अवास्तविक क्या होता है, मतलब काल्पनिक ही होता है। अवास्तविक मतलब काल्पनिक, तो वास्तविक नहीं है, अवास्तविक मतलब वास्तविक नहीं है, तो मतलब काल्पनिक। तो क्या आ गया, डी लेस देन 0, डी लेस देन 0, डी लेस देन 0 लगा दो, तो डी कितना आ जाएगा, डी होता है b² माइनस 4ac लेस देन 0। तो यहाँ पे भी लेमडा स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी लेस देन 0, इसको लेमडा स्क्वायर माइनस 16 लेस देन 0। इस समीकरण के सॉल्व करने का तरीका, गुणनखंड कर लो, गुणनखंड कर लो, फिर वो नंबर लाइन पे -4 संख्या रेखा में -4 प्लस माइनस प्लस, और यही आ गया। तो कहां से कहां, लेस देन 0, मतलब देखो इसका मान ऋणात्मक, इसका मान ऋणात्मक, मतलब ये प्लस माइनस प्लस, तो कौन सा लेना है, ऋणात्मक वाला। इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, लेमडा बिलोंग्स टू -4 से 4। तो ये आंसर ठीक है। तो बहुत सिंपल, बस एसएमई का देखो अपना क्वेश्चन यही खत्म हो गया था। आगे तो ये एसएमई का को सोल्व करने वाला पार्ट है, तो वो अपने को आना चाहिए। हाँ, अब ये है, यदि b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी के मूल समान है तो प्रूव दैट। प्रूव दैट समझते हैं क्या अपन वो, पीटी एरर समझते हैं ना, प्रूव दैट सिद्ध कीजिए ना। तो इसके मूल समान है तो ये सिद्ध करना है, इसके मूल समान है तो ये सिद्ध करना है। तो क्या मूल समान है, मतलब d बराबर 0, d बराबर 0। तो बिल्कुल आपको ये खुद से करना है और जितना हो सके उतने अच्छे से करना है। क्लियर है क्या, तो बहुत अच्छे से इसका d बराबर 0 निकालिए, d बराबर 0 निकालिए, क्या लिखोगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान क्या है यहाँ पे, c माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4 b माइनस सी इंटू ए माइनस सी, ये करना था बस। तो इसको सिंप्लीफाई अच्छे से कर लो, c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4, इसको गुणा कर दो, ये ab, ये माइनस का b स्क्वायर माइनस का ac प्लस का bc। तो इसको थोड़ा और अच्छे से देखो, c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ac माइनस 4bc बराबर 0। तो देखिए अब ऐसे क्वेश्चंस में आप बहुत भयानक तरीके से खो भी सकते हैं कि पता नहीं हुआ क्या। तो इसलिए थोड़ा अच्छे से देखो, एक तो है ऑब्जर्वेशन, अगर यहाँ से अपन ऑब्जर्वेशन कर पाए कि देख पाए चीजों को, तो वो देख सकते हैं। तो वो कैसे, देखिए
यहाँ पे ये था -2ac, इसको इधर लाते ही ये क्या हो जाएगा, इसको इधर लाते ही ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2ac, तो ये आ जाएगा c² प्लस a² प्लस 2ac माइनस, फिर इसको और इसको साथ ले लेते हैं, तो क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 4b कॉमन आ रहा है और a प्लस सी ये बन रहा है, ये बन रहा है 4b²। अगर इतना ज़्यादा देख पाए कि ये और अब दिख गया होगा, ये a प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये और माइनस 4, मतलब ऐसे लिख देता हूँ मैं, 2 इंटू a प्लस सी इंटू 2b प्लस ये 2b का होल स्क्वायर। तो ये देखो क्या हुआ, a² माइनस 2ab इंटू b², तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस सी माइनस 2b का होल स्क्वायर बराबर 0। तो मतलब क्या आ गया, इसके बराबर 0, तो मतलब a प्लस सी माइनस 2b बराबर 0। तो आ गया क्या कंडीशन, 2b को उधर ले जाओ, यही प्रूव करना था क्या, तो ये आ गया। एक तरीका यहां से इधर आने का ये था। अगर ये तो बाई चांस अगर आप बहुत अच्छे सोच पा रहे हो या तुक्के से आंसर आया है, दोनों ही तरीके से, या तो आप बहुत अच्छे हो या तो आपने कुछ नहीं सोचा, जो हो रहा था कर लिया, हो गया, बाई चांस हो गया। एक तो ये। अब दूसरा क्या हो सकता था कि आप इसको ऐसे ही लिखा रहने देते, जैसे यहां पे है तो मैं इधर लिख देता हूं, इसको ऐसे ही लिखा रहने देते। कैसे, एक तो c², एक a², एक ये क्या है 4b, तो इसको आप लिख देते 2b का स्क्वायर, फिर माइनस का ये प्लस का 2ac आ गया, देखो ये और ये मिल गया, फिर माइनस का 4ab और माइनस का 4b इक्वल टू 0। अब इस पूरे को देखते, ध्यान से देखते, बहुत ध्यान से देखते हैं, तब पता चलता है ये वो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर वाला है। बस यहाँ पे क्या आ गया, c प्लस a माइनस 2b का होल स्क्वायर। ये भी देख पाना मुश्किल था, ये देख पाना भी मुश्किल था। ये तो वो फॉर्मूला है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर वाला। बस यहाँ पे एक जगह माइनस आ गया, एक जगह माइनस, इसको माइनस कर दो तो इसके माइनस की वजह से यहाँ और यहाँ माइनस आ गया, मतलब कुल मिला के a प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर करेंगे तो इसमें इसकी वजह से दो जगह माइनस आ जाता है, इसकी वजह से दो जगह माइनस आ जाता है, तो वो देख पाए। पर ये भी थोड़ा मुश्किल पड़ता है बच्चों के लिए। तो फिर देखो इस क्वेश्चन में, वैसे ये क्वेश्चन मैं 1 सेकंड में कर दूंगा और अभी अपन सीखेंगे भी, दूसरा तरीका है वो बहुत अच्छा है, पर मैं तो ये सिखा रहा हूं कि यहां से कैलकुलेशन आगे कैसे करें, क्योंकि हो सकता है ये तो हो रहा हो, पर जब आईआईटी में क्वेश्चन आए उसमें ये क्वेश्चन होना जरूरी थोड़े, कैलकुलेशन तो वो कुछ भी करा सकता है। इसलिए मैं आपको यहां से आगे कैलकुलेशन आप ऐसे कर सकते हो, या फिर यहां से आगे आप ऐसे कर सकते हो, या फिर प्रॉपर सोच के करोगे ना, प्रॉपर सोच के करोगे तो क्या होएगा कि सर b का मान निकाल लेते हैं, यहां से सर यहां से b का मान निकाल लेते हैं। देखो b का मान है a और c के पदों में, तो सर यहां से किसका मान निकाल लेते हैं, b का मान निकाल लेते हैं, यहां से किसका मान निकाल लेते हैं, b का। तो ये है सोचने का तरीका, सर यहां से हमें b का मान निकालना चाहिए, b के बारे में सोचना चाहिए। तो b के बारे में सोचोगे तो क्या आएगा बताओ, b के बारे में सोचो तो सबसे पहले b, तो ये 4b², फिर b वाले एक साथ करो, मतलब अब 4b² तो हो चुका है। अब b किस किस में आ रहा है, एक तो इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो b का गुणांक क्या आ रहा है, तो माइनस का b कॉमन ले लो और 4b कॉमन आ रहा है सही, तो 4b माइनस का 4b कॉमन लिया इन दोनों में से, तो बचा क्या a प्लस सी। अब बाकी जो बच गया उसको लिख दो, बाकी जो बच गया उसको लिख दो, बाकी क्या बचेगा, बाकी एक तो बचेगा देखो, तो ये b² वाला, ये b वाला, और बाकी जो बच गया, बाकी बचा है c² प्लस a² प्लस 2ac। तो अब अपने आप आपको दिख जाएगा ये b में द्विघात समीकरण है। थोड़ा सा गौर से देखोगे तो ये है देखो 2b का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2b इंटू a प्लस सी और प्लस ये a प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर। तो यहां से ये प्रॉपर लॉजिक के साथ आपको आंसर मिलेगा। तो ये था लॉजिकल सोचने का तरीका। अपने को क्या चाहिए, अपने को क्या चाहिए था 2b बराबर a प्लस सी, मतलब किसका मान चाहिए, b का मान चाहिए। तो
ये एक द्विघात समीकरण थी, रेंडम सी, और बहुत अच्छा सोचने का तरीका है ये। आपको तब पता चलेगा जब आपसे क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। तो अभी तो अरे सर हमारा आ गया तो वो खुश मत हो, आ गया बहुत अच्छी आपकी कैलकुलेशन, नेक्स्ट करके देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन देखेंगे। बाकी अगर सोचने का तरीका ये समझ में आ गया ना, तो कोई भी ऐसी कैलकुलेशन में आप अटकोगे नहीं, ये बात क्लियर है। तो इसमें क्या सोचा कि सर हमें किसका मान निकालना है, बी का। तो ये सबसे लॉजिकल वे है इस कैलकुलेशन को करने का। बाकी इस क्वेश्चन को करने का ये सबसे इजी वे नहीं है, इस क्वेश्चन को तो 1 सेकंड में कर लेंगे अपन। तो वो आगे देखते हैं। पहले तो ये बताओ, ये डी, ये कैलकुलेशन था रेंडम, ये कैलकुलेशन था, मतलब अगर अपन सोचे कि अच्छा तो वो फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये था वो। और तीसरा, ये भी थोड़ा थोड़ा दिमाग में आ सकता था, ये है बिल्कुल बेस्ट फिट कि क्या चाहिए, बी का वैल्यू, तो ये कर, ठीक है ये बात, ठीक है। चलो अब जिनको लगता है सर हमें कैलकुलेशन आता है, कैलकुलेशन आता है, तो ये तो प्रूव दैट है ना, तो ये सिद्ध करें, तो p बराबर abc सिद्ध करें, तो ये सिद्ध करना है आपको, ये सिद्ध करना है। तो करके देखो, अगर आपको कैलकुलेशन आता है तो मूल समान है तो ये आएगा। तो अब आपकी कैलकुलेशन का समझ में आएगा कितना कैलकुलेशन आता है। और अगर आपने इसका कैलकुलेशन कर दिया तो मतलब बहुत अच्छा आता है, और नहीं हो रहा तो फिर क्या करोगे, फिर देखो कैलकुलेशन बिल्कुल अच्छे से करो, कैसे भी करके इसका कैलकुलेशन आना चाहिए ये, तो ये अपन यहाँ पे नहीं बताएंगे, तो ये आपको आना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने पिछले वाला क्वेश्चन बिल्कुल कर दिया 3-4 तरीके से। अब अगले वाले में अगर आप कैलकुलेशन में फंसो तो ये करना, ये पूरा करना, मतलब ये तरीका अपनाना। वो डी बराबर 0 लाके इधर लाके कि बी का वैल्यू चाहिए, तो बी के हिसाब से अरेंज करोगे तो अपने आप आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो अगले का कैलकुलेशन करेंगे। अब बात करते हैं कि सर इस क्वेश्चन को हम और कैसे कर सकते हैं, या इसका बेस्ट मेथड क्या हो सकता है। तो इसका बेस्ट मेथड देखो, इसका बेस्ट मेथड अब अपन देखते हैं, इसका बेस्ट मेथड। तो इसका बेस्ट मेथड क्या है, तो उसको देखने के लिए इसको कैसे, चलो थोड़ा आगे चलते हैं, और या इसका क्या है। तो देखो इसमें एक चीज होता है कि अगर आप ये जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसका बेस्ट मेथड अपन डिस्कस करने वाले हैं, b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी। एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन जो आपकी लाइफ को बहुत इजी कर देगा, जो आपकी लाइफ को बहुत इजी कर देगा। वो ऑब्जर्वेशन क्या है, यही समीकरण था, इसके मूल इसने बोले थे समान है, तो समान है तो एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन क्या है कि इसमें x का वैल्यू 1 पुट करो, x का वैल्यू 1 पुट करो, x का वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, b माइनस सी प्लस ये c माइनस ए प्लस a माइनस बी। और इसको ध्यान से देखिए, ये जब अपन ने पुट किया तो c से c कैंसिल, ऐसे है तो 0 आ गया, बराबर RHS। मतलब x का वैल्यू जब अपन ने 1 पुट किया तो जो LHS का वैल्यू आ रहा था वो RHS के बराबर। इसका क्या मतलब हुआ कि x का मान इसमें 1 रखने पर इसका मान 0 आ गया। इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, x का मान जब अपन ने इसमें 1 पुट किया तो इसका मान कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब x बराबर 1 इसका मूल आ गया, इसलिए x बराबर 1 समीकरण का एक मूल है। समीकरण का एक मूल है, x बराबर 1 समीकरण का एक मूल है। और इसने बोला क्या था कि दोनों मूल कैसे हैं, समान है, दोनों मूल कैसे हैं, समान है। और इसने बोला है दोनों मूल समान है, ये बोला है ना दोनों मूल समान है। अतः मूल क्या हो गए बताओ, अतः मूल क्या हो गए, 1,1, दोनों मूल बराबर आएंगे, ये तो बोला था क्वेश्चन ने। और एक मूल तो अपन ने देख लिया सीधा ही बाय ऑब्जर्वेशन, कैसे भी करके करा, अगर आपने देख लिया तो बहुत अच्छी बात है। एक मूल तो अपन ने देख लिया, और इसने बोला था कि दोनों मूल समान है, इसका मतलब दोनों ही मूल 1,1 होंगे या मतलब कि। अब अपने को जो प्रूव करना है वो क्या है, मूलों का गुणा करो। मूलों का गुणा कितना आएगा बताओ, मूलों का गुणा कितना आएगा, वो आएगा 1 गुणा 1,
और मूलों का गुणा इधर से क्या आता है, सी बाई ए। सी की जगह इसमें क्या है, ये है क्या, सी बाई ए, मूलों का गुणा ए माइनस बी अपॉन बी माइनस सी बराबर कितना, 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वज्र गुणा करो इसको, a माइनस बी बराबर बी माइनस सी। तो देखो इस c को इधर ले जाओ तो a प्लस सी बराबर 2b। अरे ये तो इतना सरल हो गया सर क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन था ये तो इतना सिंपल है। अगर आप एक छोटी सी चीज देख पाए क्या, कि मूलों का इसमें x बराबर 1 डालने पर, x बराबर 1 डालने पर इसका मान 0 आता है, मतलब इसका एक मूल 0, एक मूल क्या है 1, और इसने बोल रखा था दोनों मूल समान है, तो मतलब दूसरा मूल भी क्या होगा 1, अतः मूल ये हो गया इसके। अब मूलों का गुणा अगर मैंने यूज कर लिया तो वहां से एक ही सेकंड में आंसर आ रहा है। अगर आप मूलों का योग भी करते, अगर मूलों का योग बराबर 2 करते तो भी आंसर आ जाता, मूलों का योग बराबर 2 तो अपने आप आंसर आ जाएगा। ये भी आप लगा सकते हो, क्योंकि मूलों का योग कितना होगा, मूलों का योग बराबर 2। अगर ये कंडीशन भी आप लगाते तो बिल्कुल आंसर आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन क्या हुआ है, तो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल हो गया। तो मतलब इस क्वेश्चन के लिए कैलकुलेशन नहीं सिखाई है मैंने, वो पर्टिकुलर की कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो जो अपन ने सीखा, और उसके हिसाब से आपको इसकी कैलकुलेशन करनी चाहिए। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर भी 1 सेकंड में आ सकता है। कैसे, देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें भी x बराबर 1 रखो, x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर LHS देखो क्या आ रहा है, x का मान 1 रख दो, ये AB माइनस ए सी, 1 रखा तो AB माइनस ए सी, ये क्या आ रहा है BC माइनस AB, ये क्या आ रहा है AC माइनस BC, AC माइनस BC। तो देखो ये सब कट जाएंगे, AB से AB कट गया, AC से AC कट गया, इस वाली BC से इस वाली BC कट गया, तो बराबर 0 बराबर आ रहा है। तो इस वाली समीकरण में x का मान 1 रखने पर इसका मान कितना आ गया 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इस वाली समीकरण में x का मान 1 रखने पे इसका मान 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, x बराबर 1 इसका मूल है, और इसने बोला है 2 के मूल समान है, अतः मूल क्या हो गए, अतः मूल। भाई देखो x का मान 1 रखने पे इसका मान 0 आ रहा है, इसका मतलब x बराबर 1 इसका मूल है, और दोनों मूल समान है, अतः इसके मूल क्या हो गए 1,1। अब वही मूलों का गुणा लगा दो, मूलों का गुणा बराबर कितना 1 गुणा 1, मूलों का गुणा यहाँ से कितना है सी ए माइनस बी अपॉन सी का मान ये सी अपॉन ए बी माइनस सी, बस इनको गुणा कर दो तो ए सी माइनस बी सी बराबर, इसको वजर गुणा कर दो ए बी माइनस ए सी, ए बी माइनस ए सी। अब b का मान चाहिए अपने को, तो देखो b का मान चाहिए तो इसको और इसको एक तरफ ले जाते हैं, तो ये कितना आया 2ac बराबर b, इधर लेके कॉमन ले लो, क्या इसको इधर ले जाओ और फिर कॉमन ले लो इन दोनों में से b, तो बचेगा क्या a प्लस सी। तो मतलब कुल मिला के b का मान क्या आ गया 2ac अपॉन ए प्लस, 2ac अपॉन ए प्लस, b बराबर 2ac अपॉन ए प्लस। तो ये हुआ क्या, और सर आपको कैसे पता चला, आपको कैसे पता चला सर इसमें 1 रखने पे संतुष्ट करेगा या इसमें 1 रखने पे संतुष्ट करेगा। तो ये तो अपन बहुत जब देखते हैं क्वेश्चंस को कर करा के, अगर इसका एक बार आप कैलकुलेशन कर लोगे ना तो 3-4 साल तक नहीं बोलोगे कि उसका एक मूल 1 होता है। तो इसलिए फिर इसी चीज को अपन, अरे समझ तो गए होंगे ना या तो आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसलिए देखो इस चीज को अपन लिख लेते हैं, इसी चीज पे नोट लिखा है अपन ने, क्या, यदि गुणांक चक्रीय क्रम में हो। चक्रीय क्रम का क्या मतलब होता है, चक्रीय क्रम का क्या मतलब होता है, जैसे पहले ए आया, उसके बाद बी आया, उसके बाद सी, मतलब एक चक्कर में हो, जैसे ए आया फिर बी आया फिर सी आया फिर से ए, मतलब ए के बाद बी, बी के बाद सी के बाद ए, इसको अपन बोलते हैं चक्रीय क्रम। ए आया बी आया सी आया, अगर ऐसे समझ रहे हो ना ए बी सी, देखो दिखाते हैं अपन, इसमें क्या चल रहा था ए बी सी, फिर से बी सी ए बी, और इसी पीछे वाले में देखो बी सी ए बी, मतलब ए के बाद बी के बाद सी, देखो ए के बाद बी और बी के बाद सी के बाद ए, मतलब ऐसे चक्रीय क्रम होता है, ए के बाद बी के बाद सी, ऐसा कुछ चलता रहे
तो उसको बोलते हैं चक्रीय क्रम। ए के बाद बी आया, बी के बाद सी आया, तो ये चक्रीय क्रम होता है। या तो चक्रीय क्रम है या उनका योग इकाई हो। अगर मूलों का योग इकाई आ जाए, मतलब एक आ जाए, जैसे ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण अपने एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, अगर इनके मूलों का योग क्या है यहाँ पे, ए प्लस बी प्लस सी, अगर ये कितना है मूलों का योग शून्य आए, मूलों का योग शून्य हो, मूलों का योग कितना है शून्य, अगर इसके मूलों का ये यदि गुणांक चक्रीय क्रम में हो या उनका योग कितना आ जाए शून्य आ जाए, या मूलों का योग कितना आ जाए शून्य आ जाए। अगर मूलों का योग शून्य आ गया तो इसका एक मूल 1 होगा। क्यों होगा, तो x बराबर प्लस माइनस 1 एक मूल हो सकता है, अतः इसे चेक करें। अगर मूलों का योग शून्य हो या वो चक्रीय क्रम में हो तो इस समीकरण का मूल प्लस माइनस 1 हो सकता है। अब ये प्लस माइनस 1 मैंने लिख दिया है, क्यों, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, बीच वाले को माइनस कर देता है, बीच वाले को माइनस करते हैं, इसलिए अपन प्लस माइनस बोल रहे हैं। ठीक है क्या, जैसे क्या बोल रहे हैं, अगर इसी समीकरण में मैंने यहाँ माइनस लगा दिया होता तो फिर x बराबर 1 नहीं मूल आता, x बराबर माइनस 1 उसका एक मूल आता, इसलिए वो देख लेंगे। क्लियर क्या, तो या तो चक्रीय क्रम में आए या फिर उनका योग शून्य हो तो उसका x बराबर 1 मोल होता है। क्यों होता है, देखिए अगर योग शून्य दिया हो, मान लो अगर अपने को ये दिया हो, ये दी, तब क्या होगा, देखो x बराबर 1 रखो इस समीकरण में, x बराबर 1 रखोगे तो LHS का मान क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी, और अपने को पता है a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है, मतलब RHS, LHS बराबर RHS आ गया। इसका मतलब x बराबर 1 इस समीकरण का एक मूल हो गया। जैसे एक दो एग्जांपल देखो, एग्जांपल क्या है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसके मूलों का, इसके गुणांकों का योग निकालो। गुणांक क्या है, 1 माइनस 3 और 2, इनका योग 0 आ रहा है, तो देखो इसका एक मूल पक्का x बराबर 1 होगा। इस समीकरण का एक मूल पक्का x बराबर 1 होगा। डाल के देखिए, x बराबर 1 पक्का इसका एक मूल आएगा, डाल लो एक आएगा। अब ये अपन जो पढ़ रहे हैं ना, ध्यान से सुनना, ये मैं पढ़ा द्विघात के रहा हूं, 3 घात में भी वैलिड होंगे, 4 घात में, 5 और n घात, मतलब ये है मूलों की प्रकृति। विशेष नोट, इस सभी समीकरणों के लिए मान्य होंगे। ठीक है क्या, तो मूलों का अगर गुणांकों का योग 0 आ जाए तो एक मूल पक्का 1। जैसे कोई भी समीकरण लिख लो, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0, ये समीकरण कितना खतरनाक सा लग रहा है, पर देखो इसका एक मूल कितना आएगा, एक मूल पक्का बनाएगा। क्यों, क्योंकि इसके गुणांकों का योग, गुणांक है एक तो 2, एक दूसरा गुणांक है -5 और 3, तो इनका योग कितना है 0, तो इसलिए इस समीकरण का एक मूल क्या आएगा, पक्का 1 आएगा। x बराबर 1 देख लो, इसको संतुष्ट करेगा, x बराबर 1 डाल के देखो संतुष्ट कर रहा है, x बराबर 1 इसका मूल होगा। तो ये ट्रिक अपन बहुत जगह यूज करते हैं। अगर आपको दिख जाए कि किसी समीकरण के गुणांकों का योग 0 है तो उसका पक्का एक मूल क्या होगा, 1। तो ऐसी बहुत सी समीकरण है, 3 घात हो, 4 घात हो, ये सबके लिए वैलिड है, सबके लिए। अगर क्या गुणांकों का योग शून्य आ गया, समीकरण के गुणांकों का योग शून्य आ गया तो एक मूल पक्का बना होगा। 3 घात 4 घात कोई सा ही समीकरण हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे इस समीकरण के कोई तुम्हें मूल निकालने के लिए दे दे तो तुम कई बार सोचोगे, पर मैं तो बोलता हूं इसका एक मूल 1 है, x बराबर 1 इसका एक मूल है। क्यों है, क्योंकि देखो 5 -4 और -4, 5 प्लस -4 और -1, इसका गुणांकों का योग 0 आ रहा है, इसलिए x बराबर 1 इसका एक मूल है। तो कितनी बड़ी समीकरण हो, ये चीज बहुत हेल्प अपनी करेगी। जैसे इसने कितना अपने को हेल्प करा है इसमें पीछे वाले क्वेश्चन, तो ये चीज इसी टाइप से हेल्प करेगी अगर आप याद रखें। यदि गुणांक चक्रीय क्रम में हो, ABC ऐसा चल रहा हो, या फिर उनका योग शून्य हो, तो सीधा x बराबर 1 ही होता है, पर चक्रीय क्रम वाले में प्लस माइनस 1 भी आ सकता है, तो वो ध्यान देख लेना। मतलब ऐसा लगे ना कि 1 या -1 मूल हो सकता है, तो फिर एक बार 1 नहीं आए तो -1 को भी चेक कर लेना, बात ही। तो ये अब देखो इनके गुणांकों का योग देखो,
ए बी बी सी, इसका इसको और इसको जोड़ो, इसका योग 0 आ रहा है, तो इसलिए इसका x बराबर 1। इसके गुणांकों का योग भी देखो, ये प्लस ये प्लस ये, इन दोनों को जोड़ो तो कितना आ रहा है, इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसके गुणांकों का योग 0 आ रहा है, इसलिए इस x बराबर 1 इसका एक मूल हुआ और अपने दिमाग में तभी आया। तो ये बात अपन याद रखते हैं तो बहुत जगह अपने को बेनिफिट मिलेगा। अगर अगर गुणांकों का योग 0 हो या वो चक्रीय क्रम में हो तो x बराबर प्लस माइनस 1, और ये जो है विशेष नोट, ये विशेष है को याद रखेंगे इनको। अब ये है दूसरा, ठीक है, यदि ABC बिलोंग्स टू R, ABC कैसे हैं, वास्तविक। देखो मूलों की प्रकृति के बात अपन वास्तविक में डील करेंगे ज्यादातर, और डी ऋणात्मक आ गया तो डी ऋणात्मक आने का मतलब कैसे हुआ है, काल्पनिक मूल। डी ऋणात्मक का मतलब काल्पनिक मूल, और ABC वास्तविक है। तो मूल संयुग्मी युग्म, युग्म क्या होता है भाई, संयुग्मी क्या होता है, संयुग्मी तो जानते हैं ना, 2 + √3 का संयुग्मी 2 - √3, अरे परमीकरण करते थे ना अपन, तो यहाँ पे भी वही चीज है। तो डी नेगेटिव आया तो ये किस में होंगे, काल्पनिक होंगे, और काल्पनिक मूल किस में आते हैं, जोड़े में आते हैं। ये याद रखना भाई, काल्पनिक मूल किस में आते हैं, जोड़े में आते हैं। तो जोड़े में होंगे, एक मूल ये होगा तो दूसरा मूल ये होगा। तो क्यों हो रहा है ऐसा वो समझते हैं। ABC बिलोंग्स टू R। तो पहली बात तो ये मूल, तो मूल क्या होते हैं, मूल होते हैं -b प्लस माइनस √d/2। अब देखो ध्यान से, d ऋणात्मक है, अगर d ऋणात्मक है तो d ऋणात्मक है तो ये मूल कैसे दिए, -b प्लस माइनस, अगर d ऋणात्मक है तो यहाँ आयोटा आएगा, क्या यहाँ आयोटा आएगा। देखो b और a ये तो वास्तविक है, तो यहाँ कहीं से आयोटा आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ अंडरूट के अंदर माइनस आता है। जैसे देखो मैंने -√4 को आपको लिखना सिखाया था, -4 × -1, तो ये 2 आयोटा। अगर अंडरूट के अंदर ऋणात्मक है तो वहां एक आयोटा आएगा, क्या पक्का, तो यहाँ एक आयोटा आएगा, और यहाँ कुछ भी वैल्यू आएगा, लेट सपोज उसको a बोल देते हैं, /2a। तो मतलब अगर d ऋणात्मक हुआ तो इससे यहाँ माइनस प्लस के बाद में एक आयोटा दिखेगा, क्या आयोटा दिखेगा, आयोटा दिखेगा, और इसमें कोई आयोटा है नहीं, ये तो क्या वास्तविक है सब, तो इसलिए ये आयोटा आएगा। तो आयोटा आएगा तो इसका मतलब ये रूट कैसा दिखेगा अपने को, -b/2a प्लस एक रूट दिखेगा a/a/2a, और एक रूट दिखेगा -b/2a और माइनस आयोटा a/2। एक रूट तो देखो ये p प्लस आयोटा क्यों, p प्लस आयोटा क्यों, दूसरा p माइनस आयोटा क्यों, दिख रहा है क्या। तो मतलब एक रूट p प्लस आयोटा क्यों आया, तो दूसरा रूट क्या आएगा, p माइनस आयोटा क्यों, p माइनस आयोटा क्यों, ये जो भी लिखा होता बिल्कुल सही था, p क्यों, जहां p क्यू बिलोंग्स टू R होता है, मतलब एक रूट p प्लस आयोटा क्यू आया तो दूसरा मूल उसका क्या आना पड़ेगा, p माइनस आयोटा क्यू। बाकी इसके लिए कंडीशंस बहुत जरूरी है, कान खोल के सुन लो कि ये दिया होना चाहिए कि ABC बिलोंग्स टू R है, ABC बिलोंग्स टू R है, और यहां पे ये भी जरूरी है कि P और Q भी वास्तविक संख्या है। P और Q मतलब आयोटा आ रहा है वो यही आ रहा है, P और Q कैसे वास्तविक है। तो इसलिए ध्यान से देखो, ये चीज अपने पास होना चाहिए। ये बात कर सकते हैं क्या, जैसे एक मूल आया 2 प्लस आयोटा, तो दूसरा मूल क्या आएगा 2 माइनस आयोटा, मतलब आयोटा वाला चिन्ह चेंज कर देना, मतलब ये से, और इन दोनों को अपन क्या बोलते हैं, संयुग्मी युग्म। जैसे एक मूल आया 1 माइनस आयोटा, तो दूसरा मूल क्या आएगा 1 प्लस आयोटा। पर मैं क्या बोल रहा हूं, दिक्कत कहां होगी, अपन इन कंडीशंस को भूल जाते हैं कि ABC वास्तविक थे और P और Q भी वास्तविक है। अगर एक मूल ये है तभी दूसरा मूल ये होगा। बाकी इतना याद रखो कि जो ये काल्पनिक मूल आते हैं जोड़े में आते हैं। अब ये 4 घात की समीकरण हो तो वहां पे भी ये होगा, अगर काल्पनिक मूल आएंगे तो वो जोड़े में आएंगे, मतलब एक P प्लस आयोटा क्यू तो दूसरा P माइनस आयोटा। 3 घात का हो, कितनी घात का हो, ये सबके लिए वैलिड है कि अगर सभी गुणांक वास्तविक, ABC बिलोंग्स टू R का मतलब है कि अगर किसी समीकरण के सभी गुणांक वास्तविक हैं
तो उसके काल्पनिक मूल जो भी आएंगे वो जोड़े में आएंगे। और बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस स्टेटमेंट पे, बहुत अच्छे से देखो। तो देखिए अब क्वेश्चन अपना, द्विघात समीकरण ज्ञात करें जिसका एक मूल है, एक मूल ये आपको दिया है और एक द्विघात समीकरण अपने को बताएंगे। तो अगर कैसे तैसे करके दूसरा मूल पता चल जाए तो काम हो जाएगा यहाँ। तो दूसरा मूल कैसे निकालोगे? दूसरा मूल क्या, दूसरा मूल में दूसरा मूल क्या, 1 माइनस 3 आयोटा, क्या 1 माइनस 3 आयोटा। तो आराम से इस क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हो, तो 1 माइनस 3 आयोटा आ जाएगा। तो बताओ मूल के, अब समीकरण कैसे निकाले? तो समीकरण निकालने के लिए आप क्या करोगे? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर 0। एस क्या होता है? सम ऑफ रूट्स क्या होगा? बोलो, तो अब ये क्वेश्चन है द्विघात समीकरण याद करें जिसका एक मूल्य है। तो इस क्वेश्चन को, वीडियो को अभी यहीं बंद करें और इस क्वेश्चन को पूरा करें पहले कि आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकालेंगे, तो उसके बाद ही देखें। तो देखिए, तो एक मूल ये है और ये देखो काल्पनिक मूल है, तो दूसरा मूल क्या हो जाएगा? दूसरा मूल बराबर 1 माइनस 3 आयोटा, कि सर दूसरा मूल तो 1 माइनस 3 आयोटा हो जाएगा। उसके बाद क्या करोगे? सर समीकरण चाहिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर 0 से आ जाता है सर समीकरण। तो बस पी और एस कैसे थे? एस क्या था? मूलों का योग। तो मूलों का योग क्या होगा बताओ? 1 माइनस 3 आयोटा और 1 प्लस 3 आयोटा। मूलों का योग तो यही होगा। तो एस का मान देखिए, ये कितना आ गया? 2। तो एस का मान 2 आ गया सर। पी होता है प्रोडक्ट 1 प्लस 3 आयोटा इंटू 1 माइनस 3 आयोटा। तो ये क्या हो जाएगा? 1। अब देखो a प्लस बी, a माइनस बी, तो 1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर तो 1 माइनस ए 9 इंटू आयोटा स्क्वायर। अब आपको पता है आयोटा कितना होता है, आयोटा स्क्वायर कितना होता है? तो आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो 9 माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा? 10। तो p का वैल्यू 10 आ रहा है, उसका वैल्यू, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। आंसर आ गया क्या? बिल्कुल आ गया। अरे सर ये तो हमारा भी आ गया था, वेरी गुड। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को वापस पढ़ें। क्या यही बोल रहा था ना? तो मुझे ये बताओ दूसरा मूल ये कब होता? जब दिया होता कि देखो ये काल्पनिक मूल जोड़े में कब आते हैं? काल्पनिक मूल जोड़े में कब आते हैं? जब अपने को पता हो कि सभी गुणांक वास्तविक है। पर इसने तो ऐसा कुछ दिया ही नहीं था, और अब देखो भाई, अरे सर आप ऐसे नींद में लिख दिए होंगे, नींद में नहीं पढ़ाया जाता है IIT, है ना? तो ऐसा कुछ भी, तो इसमें नहीं दिया था तो ये नहीं लिख सकते आप। अब बोलोगे सर इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होता? तो ये आंसर गलत है। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होता? दूसरा मूल कुछ भी हो सकता था, क्योंकि कुछ नहीं बताया तो दूसरा मूल कुछ भी हो सकता है, दूसरा मूल कुछ भी हो सकता है। वो काल्पनिक भी हो सकता है, वो वास्तविक भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है दूसरा मूल। तो दूसरा मूल कुछ भी हो सकता है, तो मान लो उसको अल्फा है। ये नहीं बोल पाएंगे 1 माइनस 3 आयोटा, ना 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 ना, क्यों? गुणांकों के बारे में कुछ नहीं दिया, तो दूसरा मूल कुछ भी हो सकता है, इसलिए उसको मान लिया अल्फा। तो अब समीकरण क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, एक तो ये मूल है और एक अल्फा, तो इसका योग कितना? 1 प्लस 3 आयोटा प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणा अल्फा इंटू 1 प्लस 3 आयोटा बराबर 0। तो ये समीकरण होगा। अगर आप मुझे पूछ रहे हैं एग्जैक्ट आंसर बताओ सर इस क्वेश्चन का, तो इस क्वेश्चन का अभी एग्जैक्ट आंसर ये आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ये, क्यों? जब तक ये नहीं बोलेगा अपने को कि सभी गुणांक वास्तविक थे, तब तक कोई आंसर नहीं आएगा। ये बात क्लियर है क्या? तो इस क्वेश्चन का आंसर ये गलत है और सही आंसर ये है। तो अब की सर क्या दिया होना चाहिए था कि ये आंसर आ जाता? जैसे देखो यही आंसर पूछना चाहता है, तो ये क्या दिया होता तो यहां पे ये और देना होता है इसको
कि सभी गुणांक वास्तविक है, सभी गुणांक वास्तविक है, तब ये आंसर आता है। ये यहां पे ये और लिख देता ना, सभी गुणांक वास्तविक है, तब ये आंसर सही आता। तो ये याद रखना, ये बहुत ही अच्छी चीज है कि ये किस टाइप से अपने को होते हैं। क्लियर है क्या बात? तो ये ध्यान रखो। अब आगे चलते। ये रहा द्विघात समीकरण का एक मूल ये है, तो दूसरा मूल, तो दूसरा मूल बताना आपको, तो बहुत छोटा सा काम है। तो दूसरा मूल क्या होगा बताओ? दूसरा मूल क्या होगा? सर सर इसमें क्या पूछ रहे हो सर? दूसरा मूल, सर दूसरा मूल तो ये होगा ना 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा। मतलब अभी तक भी नहीं समझे तो ये गलत आंसर है। वो कैसे, वो अभी देख लेते हैं। 1 माइनस आयोटा गलत आंसर है, क्यों? वो देखो, तो ये जो समीकरण है ना, ये समीकरण के मूल गुणांक वास्तविक नहीं है, गुणांक वास्तविक नहीं है, गुणांक वास्तविक नहीं है। क्यों? क्योंकि गुणांकों में देखो आयोटा आ गया ना, गुणांक वास्तविक नहीं है, अतः दूसरा मूल ये तो नहीं होगा। तो दूसरा मूल कैसे निकालें? तो मूल निकालने का तो यही कर सकते हो, मूलों का योग कर लो भाई, मूलों का योग, मूलों का योग, मूलों का योग बराबर पक्का माइनस बी बाई ए आएगा। एक मूल तो दिया है, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, तो एक मूल तो दिया है, उसको बोल देते हैं अल्फा, तो 1 प्लस आयोटा। दूसरा मूल बीटा निकालना है, बराबर माइनस बी बाई ए। बी का वैल्यू कितना है? आयोटा, माइनस का आयोटा, तो माइनस का आयोटा रखेंगे बटा 1 बी। तो अब देखो ये आयोटा से आयोटा कट जाएगा, तो आंसर बी बराबर माइनस। तो इसका दूसरा मूल क्या आएगा? माइनस बनाएगा। दूसरा मूल इसका क्या आएगा? माइनस बनाएगा। क्लियर है ये बात? दूसरा मूल इस समीकरण का आएगा -1। इस मूल को आप मूलों के गुणा का यूज करके भी निकाल सकते थे, या फिर श्रीधर आचार्य सूत्र से भी लगा सकते थे। इसके मूल निकालने हो तो श्रीधर आचार्य सूत्र भी आप लगा सकते थे, x बराबर आयोटा प्लस माइनस एंड रूट माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। तो श्रीधर आचार्य सूत्र लगा लो, तो आयोटा प्लस माइनस एंड रूट माइनस आयोटा का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू माइनस माइनस ये 1 प्लस आयोटा हो जाएगा 2 इंटू 1। तो ये देखो आयोटा प्लस माइनस एंड रूट आयोटा स्क्वायर प्लस 4 आयोटा प्लस 4 अपॉन 2। तो इसको अगर आप गौर से देखोगे तो ये क्या है? आयोटा प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तो अंडर रूट हट जाएगा, डिवाइड बाई 2। तो इसलिए देखो एक और प्लस ले लो, एक और तो प्लस ले लो, एक और प्लस लो तो क्या आएगा? 2 आयोटा प्लस 2 बाई 2। एक और माइनस ले लो, तो माइनस लोगे तो आयोटा ऐसा कर -2 बाई 2। तो देखो इसकी रूट आ गई 1 प्लस आयोटा और माइनस। तो द्विघात सूत्र से भी आप लगा सकते थे। बाकी देखो द्विघात वाला सूत्र तो हमेशा मान्य होगा ना, चाहे ये गुणांक कैसे ही, वास्तविक काल्पनिक कैसे ही। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? -1। इसका आंसर क्या है? -1। तो ये क्यों करा रहे हैं? क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, भूल जाते हैं। बाकी ये ध्यान रखना चाहिए आपको, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कंडीशन, कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका डीपीपी है, कर सकते हैं आराम से, और ये डीपीपी आपका आंसर्स है। अगर आपको कोई डीपीपी में दिक्कत हो, या फिर इस वीडियो में कोई दिक्कत आया हो, लेक्चर में कहीं पे छोटा मोटा डाउट आया हो, तो आप लाइव क्लास होती है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कितनी? 6:15 बजे डेली होती है। और या इसके वीडियो के लिंक में जाओ, वहाँ पे गूगल मीट का लिंक है, तो वहाँ से ज्वाइन कर लो, तो कर सकते हैं। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।